दोस्तों, हमारे आसपास भगवान के नाम पर गरीब भोले भाले लोगों को ठगने वालों की बिल्कुल कमी नहीं है। आइए देखते हैं देवगढ़ की यशोदा दादी ने अपनी सूझबूझ से कैसे एक ठग को अच्छा सबक सिखाया। और हाँ, ऐसे ही अनोखी और मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। देवगढ़ में आम का सीज़न शुरू हुआ था। हर किसी के पास अपनी अपनी हापूस आम की बाग थी। गांव की सबसे बुजुर्ग महिला यशोदा दादी के पास भी 10 हापूस के पेड़ थे और अब मीठे रस भरे आमों से खिल उठे थे। यशोदा दादी मजदूरों से आम के पेड़ को पानी दिलवा रही है। तभी कुछ गांव वाले वहां से गुजरते हैं। अरे वाह दादी, लगता है इस साल भी सबसे अच्छा आम निर्माता का पुरस्कार आप ही को मिलेगा। सब ऊपर वाले की कृपा है और आपकी मेहनत की सफलता है। हाँ, वरना कौन इस उम्र में इतने कठोर परिश्रम उठाता है। दादी को अपनी आमराई से बड़ा लगाव था और सारे पेड़ों पर अपने बच्चों जैसी ममता थी। एक दिन यशोदा दादी का पोता राजू उनसे मिलने गांव आया। दादी जी प्रणाम, कैसी हैं आप? मैं तो बढ़िया हूँ बेटा। शहर में सब कैसे हैं? तुम्हारे माता पिता ठीक है ना? सब ठीक है दादी। मेरी बोर्ड की एग्ज़ाम ख़त्म हुई तो मैं आ गया आपसे मिलने और आपको मदद करने। राजू के आने से यशोदा दादी खुश हो जाती है। दिन निकलते हैं और एक दिन अचानक राजू दौड़ता हुआ दादी के पास आता है। दादी जी, दादी जी। राजू की आवाज़ सुनकर दादी हड़बड़ी में बाहर आती है। अरे राजू, क्या हुआ? हाफ क्यों रहे हो बेटा? दादी जी, एक आदमी हमारे आम के पेड़ पर बैठा आम तोड़ रहा है। क्या? कौन है वो नालायक? पता नहीं दादी जी, मैंने और हमारे मजदूर चाचा ने उसे टोका तो हमें चिल्ला के भगा दिया। अच्छा, चलो चलते हैं। कौन घुसा है मेरी अमराई में? मैं भी तो जरा देखूं। दादी और राजू अमराई पहुंचते हैं। आम के पेड़ पर बैठा एक अपरिचित आदमी देख दादी का खून खौलता है। ए मूर्ख, कौन हो तुम? हाँ, और मेरे पेड़ के आम क्यों तोड़ रहे हो, वो भी मुझसे बिना पूछे? दादी की आवाज सुन के वो आदमी हंसने लगता है, जिससे दादी को और गुस्सा आता है। अरे बहरा है क्या? नीचे उतर, उतर नीचे, नहीं तो कोतवाल को बुलाती हूँ। उतर नीचे। तेरी ये हिम्मत, मेरे आम मेरी आंखों के सामने चुरा रहा है? बेशरम नालायक कहीं का। दादी की बात का उस आदमी पर कोई असर नहीं होता और वो दादी से बहस जारी रखता है। ओ बुढ़िया, क्यों झमेला कर रही हो? ये आम खाने का मुझे पूरा अधिकार है। तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? आदमी की बातें सुन दादी गुस्से से लाल हो जाती है। अरे मूर्ख, मैं कौन हूँ पूछता है? हाँ, सारा गांव जानता है ये पेड़ मैंने लगाए हैं, इसकी परवरिश मैंने की है। उतर नीचे। तो क्या हुआ? मैं नहीं मानता ये पेड़ आपका है। आदमी का उत्तर सुन के दादी और राजू चकरा जाते हैं। ओ भाई साहब, पूरा गांव जानता है कि ये पेड़ मेरे दादी जी का है। अब चुपचाप नीचे उतरो। अरे 1.5 फुटिए, तुम बीच में मत बोलो। मैंने कहा ना, मैं पेट भर के आम खाऊंगा और फिर नीचे उतरूंगा। जाओ, जो करना है कर लो। आदमी की हिम्मत देख के दादी और राजू परेशान होते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ मूर्ख, साफ साफ कहो। देखो बुढ़िया, मैं सिर्फ इस सृष्टि के निर्माता को मानता हूँ, जो कि ऊपर वाला है। ये सारी दुनिया उसी ने बनाई है। क्या आप इस बात से सहमत है? हाँ हूँ, लेकिन इससे मेरे पेड़ का क्या लेना देना? हाँ, इसका मतलब इस दुनिया की हर चीज पर उसी का हक है, इस आम के पेड़ पर भी। आदमी की बातें सुनकर दादी और राजू फिर से चकरा जाते हैं। तो तुम इस पेड़ पर क्यों हक जता रहे हो? क्योंकि मुझे भी ऊपर वाले ने निर्माण किया है। इसका मतलब उसकी बनाई हर चीज पर मेरा भी अधिकार है और मैं उसी के आदेश का पालन कर रहा हूँ। आदमी की गोल गोल बातें सुन के दादी और राजू उलझन में पड़ते हैं। हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? ये पेड़ तुम्हारा है? अरे सठिया गए हो क्या? ओ भाई साहब, नीचे आओ और अपनी बकवास बातें बंद करो। बिल्कुल नहीं, तुम जाओ, मेरे काम में दखल मत करो। मैं भगवान के आदेश का पालन कर रहा हूँ। कौन सा आदेश? भगवान ने मुझे आदेश दिया है कि इस पेड़ पर लगे आम खाकर मैं अपना पेट भरूं। आप कृपया मेरे और मेरे काम के बीच मत आइए। आदमी की बात सुन के दादी सोच में पड़ती है। ये ऐसे नहीं मानेगा। राजू, चलो घर। लेकिन दादी, ये मूर्ख तो कुछ भी बकवास कर रहा है। क्या आपको इसकी बातों पर विश्वास है? तुम घर तो चलो, मैं सब बताती हूँ।
दादी और राजू घर आते हैं। कुछ देर सोचने के बाद राजू बेटा, माले पे पड़ी मेरी बड़ी बाम्बू की नुकीली लाठी और रस्सी ले आना। और हाँ, रसोई में रखा सूखे लाल मिर्च का डिब्बा और माचिस भी ले आना। जी दादी, अभी लाया। राजू दादी की बताई सारी चीजें ले आता है और दोनों फिर से अमराई की तरफ निकलते हैं। दादी, आप क्या करने वाली हो इन चीजों का? तू चल तो फिर बताती हूँ। दोनों अमराई पहुंचते हैं। वो बेकार आदमी अभी भी आम के पेड़ पर आराम से आम खाता दिखाई देता है। राजू, ये सारी सूखी लाल मिर्च पेड़ के तने के पास रख और इस माचिस से जला दे। राजू सारी लाल मिर्च पेड़ के पास रख के जला देता है। अब धीरे धीरे धुआं हवा में ऊपर की तरफ फैलने लगता है। दादी और राजू अपना मुंह कपड़े से ढांक लेते हैं। ओए ओए बुढ़िया, ये क्या कर रही हो? पता नहीं, मैं भगवान का काम कर रहा हूँ। श्राप लगेगा तुम्हें, याद रखना। दादी उस आदमी की बातों को नजरअंदाज करती है और बाम्बू की नुकीली लाठी से पेड़ पर बैठे उस आदमी को टोकना शुरू करती है। लाठी की चुभन से आदमी दर्द से चिल्लाने लगता है। ओए ओए, बचाओ बचाओ, ये बुढ़िया मुझे मार डालेगी। आखिरकार उस आदमी को पेड़ से नीचे उतरने के अलावा कोई चारा नहीं रहता और वो पेड़ से कूद जाता है। जैसे ही वो पेड़ से जमीन पर कूदता है, राजू उसे रस्सी से बांध देता है और दादी लाठी से मार मार के उसे अच्छा प्रसाद खिलाती है। बगीचे के मजदूर भी अब दादी की सहायता करने आते हैं। रुको रुको, अरे क्यों मार रहे हो मुझे? भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा, श्राप देगा। ओए ओए ओए, बचाओ बचाओ। अरे, हमें क्यों श्राप देगा भगवान? क्योंकि आप उसके बंदे और उसके काम के बीच आ रहे हो, उसके बताए कार्य को रोक रहे हो। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। दादी की बात सुन के आदमी अचरज में पड़ता है। क्यों नहीं हो सकता? अरे, क्योंकि ये लाठी ऊपर वाले की है और मैं भी ऊपर वाले की बंदी हूँ और उसी ने मुझे तुम्हें पीटने का आदेश दिया है। अब तुम भगवान के इस कार्य में बाधा मत डालो, वरना तुम्हें पाप लगेगा। अब उस आदमी की आंखें खुलती है और वो दादी से माफी मांगता है। मुझे माफ कीजिए, मैं झूठ बोल रहा था, मुझे जाने दीजिए। वो तो हमें पता है कि तुम झूठ बोल रहे थे, लेकिन आगे से याद रहे, भगवान के नाम पर गलत काम मत करना, वरना एक दिन बहुत बड़ी सजा मिलेगी। चलो निकलो अब यहाँ से और फिर कभी मेरी बाग में पैर मत रखना। भागो। आदमी दुम दबा के भाग जाता है और सारे लोग दादी माँ की चतुराई देख तालियां बजाते हैं। दादी जी, आपने तो कमाल कर दिया। अरे कमाल क्या है बेटा, थोड़ी सी सूझबूझ और होशियारी काम आई, और क्या। तो देखा दोस्तों, दादी ने अपनी चतुराई से कैसे उस बदमाश को सबक सिखाया। वैसे ही हमें जीवन में कई सारे ऐसे ठगने वाले लोग मिलेंगे, लेकिन उस वक्त डरने के बजाय हमें सूझबूझ से काम लेना चाहिए। समस्या अपने आप सुलझ जाएगी बिना आपका नुकसान किए। चलिए फिर जल्दी आपको मिलती हूँ एक नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कुछ साल पहले रामपुर में हरिया अपने परिवार के साथ रहता था। वो अपना छोटा खेत बो के परिवार की परवरिश किया करता था। उसका छोटा भाई कृष्णा खेती के काम में उसकी कोई मदद नहीं करता, लेकिन कृष्णा एक बहुत ही अच्छा कारपेंटर था। कृष्णा कृष्णा उठो भाई, सूरज सर पे आया है, कुछ काम वाम नहीं करना तुम्हें? भैया, स्कूल शुरू होने में अभी 1 महीना बाकी है, क्यों परेशान कर रहे हो? सोने दो ना। मुखिया जी सुबह आके गए हैं, वो स्कूल के बेंचेस का काम कब तक होगा पूछ रहे थे। कह देना हो जाएगा, अभी बहुत टाइम है। ये कह के कृष्णा फिर मुंह पे चद्दर ओढ़ के सो जाता है। हरिया को समझ नहीं आ रहा आखिर इसे कैसे समझाए। इसी विचार में हरिया अपने खेत की तरफ निकल पड़ता है। जब वो गांव की नुक्कड़ पे पहुंचता है तब अरे भाई, सुना है मुखिया जी दूसरे गांव से मिस्त्री बुला रहे हैं। वो तो होने ही वाला था। कृष्णा के भरोसे बैठेंगे तो हो गया सत्यानाश। हाँ और नहीं तो क्या। हरिया भैया की विश्वसनीयता की वजह से मुखिया जी ने ये इतना अच्छा काम उस आलसी कृष्णा को दिया है। गांव वालों की बातें सुनकर हरिया परेशान हो जाता है, क्योंकि कृष्णा की गैर जिम्मेदारी की वजह से अच्छा खासा पैसे देने वाला काम खोने के लक्षण नजर आते हैं। क्या करूं इस लड़के का समझ नहीं आता। भगवान ने हुनर तो दिया है,
लेकिन इसका यह आलसीपन। हरिया थका हारा रात को घर लौटता है। उसकी बीवी उसे खाना परोसती है। बीवी से पता चलता है कि कृष्णा दोपहर 3 बजे उठा और बिना नहाए धोए दोस्तों से मिलने बाहर चला गया है। अच्छा, यानी आज भी स्कूल नहीं गया। इतना काम पड़ा है, लेकिन इस लड़के के दिमाग में भूसा भरा है। और आज जाते समय रात के भोजन में केरी का अचार बनाने के लिए बोल के गए हैं। बीवी की बातें सुनते ही हरिया के दिमाग में एक कल्पना आती है। वो बीवी से नींबू मांग के लेता है और बाहर आंगन में जाके बैठ जाता है। भाभी, जल्दी खाना परसो, बहुत भूख लगी है। और हाँ, कैरी का अचार भी देना। केरी का अचार बाहर आंगन में आपके भैया बना रहे हैं। कृष्णा बाहर आता है और हरिया को नींबू के बीज के साथ बैठा देख चकित होता है। भैया, ये नींबू के बीज के साथ क्यों बैठे हो? तुम्हारे लिए कैरी का अचार बना रहा हूँ। भैया, आप ठीक तो है? नींबू के बीज से आप कैरी उगाओगे? हाँ, क्यों नहीं उगेगी? भैया, आप ही ने सिखाया है ना, जो बोओगे वही पाओगे। फिर तभी मुखिया जी का आदमी वहां आता है और कृष्णा को बताता है कि मुखिया जी ने स्कूल के काम के लिए नए कारपेंटर को बुलाया है। अब उसे स्कूल आने की जरूरत नहीं। अरे मुखिया जी, ऐसे कैसे कर सकते हैं? मेरे जैसा एक्सपर्ट कारपेंटर उन्हें आजू बाजू के 10 गांवों में नहीं मिलेगा। वो आप उनसे जाके बोलिए, चलता हूँ। अच्छा खासा काम हाथ से जाने की वजह से कृष्णा बहुत दुखी होता है। कृष्णा, अब दुखी होने से कोई फायदा नहीं है। जो जैसा बोता है वैसा ही फल पाता है। तुमने अपने आलसी स्वभाव के कारण इतना अच्छा पैसे कमाने का मौका खो दिया है। भैया, मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है कृष्णा, देर से आए दुरुस्त आए, आगे से ख्याल रखना। तो इस प्रकार देर से ही सही कृष्णा की आंखें खुल जाती है और वो आगे से खूब मेहनत करने का वादा हरिया को देता है। पवन एक मैकेनिक था जिसका गांव में एक गैरेज था। गांव के सभी लोग पवन के पास ही गाड़ियां बनाने आते थे। पवन पढ़ा लिखा नहीं था। बेटा मनीष, स्कूल जाओ, स्कूल का समय हो गया है। पवन अक्सर अपने बेटे मनीष को स्कूल जाने और पढ़ने लिखने के लिए कहा करता था, लेकिन मनीष पढ़ाई लिखाई में कमजोर था। मनीष, बोलो 4 पंचे कितना? वो मास्टर जी 16। वाह, 4 पंचे 16, बहुत अच्छे। अब हाथ आगे करो। मास्टर जी मनीष को छड़ी से मारा करते थे। अक्सर मनीष सालाना परीक्षा में फेल हो जाता था और फिर पवन उसे बैठकर समझाता था। बेटा देखो, मैं तो पढ़ नहीं पाया क्योंकि मेरे घर की हालत खराब थी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ो लिखो, बहुत बड़े आदमी बनो और अपनी खुद की आलीशान गाड़ी में घूमो। पापा, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन मुझसे नहीं हो पाता। बेटा, और मेहनत करो। साल बीते और मनीष उसी तरह परीक्षा में फेल होता गया। अब पवन ने मनीष से उम्मीद ही छोड़ दी थी कि वो कभी पढ़ पाएगा। बेटा मनीष, कल से गैरेज आया करो, कम से कम कुछ काम तो सीख लो। और अगले दिन से पवन अपने बेटे मनीष को गाड़ियां बनाना सिखाने लगा। मनीष को भी गाड़ियां बनाने का काम बहुत पसंद था। कुछ वर्ष बाद मनीष पवन से भी होशियार मैकेनिक बन गया और पवन बुढ़ापे के कारण बीमार हो गया। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि तुम पढ़ो लिखो, बहुत बड़े इंसान बनो और अपनी खुद की आलीशान गाड़ी में घूमो। अब मैं पढ़ नहीं पाया तो क्या करे, लेकिन गाड़ी में जरूर घुमाऊंगा आपको, और वो भी खुद की गाड़ी में। उस दिन मनीष ने ठान लिया कि वो अपने पापा की इच्छा पूरी करेगा और खुद ही अपने लिए एक कार बनाएगा। उसने पूरी लगन के साथ अपना काम शुरू किया। लगभग 2 साल बाद मनीष की मेहनत रंग लाई और उसने खुद के लिए एक शानदार कार बनाई। देखो पापा, मैंने कहा था ना कि मैं आपको अपनी खुद की बनाई हुई कार में घुमाऊंगा। मुझे तुम पर बहुत गर्व है बेटा। चलो, तुम्हारी इस नई कार का उद्घाटन हम देवी माँ के दर्शन से करते हैं। दोनों बाप बेटे अपने लंबे सफर पर निकल पड़े। कई किलोमीटर चलने के बाद पवन के मन में एक ख्याल आया। अरे बेटा मनीष, कार में पर्याप्त डीजल तो है ना? हम काफी दूर आ चुके हैं, डीजल खत्म ना हो जाए। अरे पापा, उसकी कोई जरूरत नहीं। ऐसे कैसे? भला बिना तेल के कोई कार कैसे चलेगी? हाँ पापा, चल सकती है, ये बिल्कुल मुमकिन है।
बेटा, मेरे इतने साल का तजुर्बा कहता है कि बिना तेल के कोई कार कभी नहीं चलेगी। पापा, आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा ना? रुकिए, आपको अभी यकीन दिलाता हूँ। ऐसा कहकर मनीष ने तुरंत कार रोक दी। वे दोनों कार से बाहर आए। पवन कार की जांच करने लगा। तभी उसने पाया कि कार में ईंधन के लिए कोई टैंक मौजूद ही नहीं है। अरे, ये कैसे संभव है? इस कार में तो तेल की टंकी ही नहीं है। क्यों पापा, कहा था ना मैंने, इस कार में तेल की कोई जरूरत नहीं। ये कार सौर ऊर्जा से चलती है। ये बात सुनकर पवन हैरान रह जाता है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आते हैं। मनीष का पूरा बचपन उसकी आंखों के सामने आ जाता है। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं गलत था। तुमने एक ऐसा आविष्कार किया है जो आज तक कोई पढ़ा लिखा नहीं कर सका। मुझे तुम पर नाज है। सच में तुम्हारी ये कार कोई मामूली कार नहीं है, ये एक जादुई कार है। सोमनाथ एक बहुत मेहनती और ईमानदार किसान था। खुद अनपढ़ होने के बावजूद उसने अपने इकलौते बेटे सुरेंद्र को अच्छी शिक्षा दी थी। अब सुरेंद्र आगे की पढ़ाई के लिए गांव से बहुत दूर शहर जा रहा था। पिताजी, अब मैं कम से कम 1 साल गांव नहीं आ पाऊंगा। आप अपना ख्याल रखना। तुम मेरी चिंता मत करो बेटा, बस मन लगा के पढ़ाई करना। अब मेरी सारी आशाएं तुम ही पर है। हाँ पिताजी, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। दूसरे दिन सुबह होते ही सुरेंद्र शहर चला जाता है और सोमनाथ अपने खेतों में काम शुरू करता है। कुछ देर बाद गांव के साहूकार का चेला शंकर वहां आ टपकता है। और सोमनाथ भैया कैसे है? भगवान की कृपा है। बस मेरा सुरेंद्र अफसर बन जाए तो मैं आराम ही आराम करूंगा। वो तो आप अभी कर सकते हो। गांव के हीरामल साहूकार कब से आपकी जमीन खरीदना चाहते हैं, वो भी दुगने दाम में। नहीं शंकर, एक किसान के लिए उसकी जमीन माँ के समान होती है और माँ का भी कोई सौदा करता है भला। अब आपकी मर्जी, लेकिन इस साल बहुत भयंकर सूखा आने का अंदेशा है और अब तो सुरेंद्र भी नहीं है आपकी सहायता के लिए। देखते हैं। शंकर सोमनाथ को जमीन बेचने के लिए राजी नहीं कर पाता और वहां से निकल पड़ता है। ये बूढ़ा बहुत जिद्दी है। अब साहूकार मुझ पर नाराज होंगे। ऐसे ही महीनों बीत जाते हैं। सुरेंद्र और सोमनाथ एक दूसरे को चिट्ठियां लिखकर अपनी खुशहाली बताया करते थे। सोमनाथ, तुम्हारी चिट्ठी है भाई, सुरेंद्र ने भेजी। डाकिया जी, जरा ये चिट्ठी पढ़ के तो सुनाइए। डाकिया सोमनाथ को सुरेंद्र की चिट्ठी पढ़ के सुनाते हैं। चलो अच्छा है, सुरेंद्र की पढ़ाई ठीक चल रही है। हाँ, होनहार है तुम्हारा बेटा। जल्द ही तुम्हारे अच्छे दिन आएंगे सोमनाथ। हाँ, इसी उम्मीद में दिन काट रहा हूँ। बस हमेशा की तरह मेरी तरफ से 2 शब्द खुशहाली के उसे लिख दीजिए। हाँ, क्यों नहीं, अभी लिख देता हूँ। जुलाई खत्म होके अगस्त शुरू हुआ था, लेकिन बारिश का कोई नामो निशान नहीं था। सारे गांव वाले चिंतित थे। अब एक ताजा खबर। सरकारी मौसम विभाग के अनुसार देश के हर राज्य में औसत 10% ही बारिश होने का अनुमान है। नागरिकों से निवेदन है कि उपलब्ध पानी का इस्तेमाल समझदारी से करें। लगता है इस साल फसल नहीं हो पाएगी। फिर से साहूकार से कर्जा उठाना पड़ेगा। हाँ भाई, जमीन भी गिरवी है, उसे तो अच्छा मौका ही मिल जाएगा गरीबों को लूटने का। और गांव के अधिकतम कुएं भी साहूकार के पास ही है गिरवी। सोमनाथ भी अपने घर में चिंतित बैठा है। लगता है शंकर की बात सच होने वाली है। आषाढ़ खत्म होके श्रावण शुरू हुआ है, लेकिन आसमान से एक पानी की बूंद नहीं टपकी। कुएं की गहराई बढ़ा दूं तो शायद पानी मिले। ये सोच के सोमनाथ सीढ़ी लेके अपने घर के माले पे चढ़ता है और वहां से कुदाल और फावड़ी निकालता है, लेकिन इसी दौरान वो पैर फिसल के गिर जाता है। सोमनाथ के हाथों में और घुटनों में गंभीर चोटें आती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं कुआं कैसे खोदूं? अनाज कैसे बोऊं? घर पे आराम कर रहा सोमनाथ डाकिये की मदद से अपने बेटे सुरेंद्र को चिट्ठी लिखता है और यहाँ का सारा हाल बयां कर देता है। चलो भाई सोमनाथ, मैं निकलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। डाकिया के जाने के बाद शंकर सोमनाथ के घर आता है। कैसी है तबीयत अब सोमनाथ भैया? भगवान की कृपा है, हड्डी नहीं टूटी, लेकिन दर्द से बेहाल हूँ। लेकिन अब तुम क्या करोगे? तुम्हारा बेटा तो यहाँ आने से रहा। मेरी मानो अपनी जमीन साहूकार को बेच दो और शहर अपने बेटे के पास चले जाओ, सुखी हो जाओगे।
शायद तुम ठीक कह रहे हो। शंकर खुश होके सोमनाथ के घर से बाहर निकलता है। चलो, आखिर ये जिद्दी बूढ़ा मान ही गया। यहाँ शहर में सुरेंद्र अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहा था, लेकिन वो पिताजी की चिट्ठी पढ़ के सोच में पड़ गया। बेटा सुरेंद्र, इस साल सूखे की वजह से शायद फसल ना हो पाए, लेकिन अगर तुम यहाँ होते तो मैं हमारा कुआं खोद के उसकी गहराई बढ़ा देता, थोड़ी बहुत सब्जियां बो लेता। अब सब राम भरोसे छोड़ रहा हूँ। पिताजी काफी बीमार है, ऊपर से ये सूखे का संकट, और मैं यहाँ फंस गया हूँ। कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ दिन बाद डाकिया सुरेंद्र की चिट्ठी लेके आता है और सोमनाथ को पढ़ाता है। प्रणाम पिताजी, आपकी चिट्ठी मिली, लेकिन आप हमारा कुआं और ज़्यादा मत खोदिए। हमारे पुरखों ने वहाँ गुप्त धन छुपाया है। ये बात मुझे दादी ने उनके स्वर्गवास से पहले बताई थी, और सही समय पर आपको बताने का वचन मुझसे लिया था। क्या? चिट्ठी पढ़ते ही दोनों चौंक जाते हैं। वाह सोमनाथ, तुम्हारा तो भाग्य खुल गया भाई। डाकिया वहां से निकलता है, तभी रास्ते में उसे शंकर मिलता है। क्यों डाकिया जी, क्या खबर? लाखों में एक खबर है भाई। क्या बात कर रहे हो, जरा हमें भी बताओ भाई। डाकिया शंकर को सोमनाथ के कुएं के बारे में बताता है, और वो सुन के शंकर की आंखें फैल जाती है। उसी रात शंकर फावड़ा और कुदाल लेके चुपके से सोमनाथ के खेत में आता है और उसका कुआं खोदने लगता है। ये गुप्त धन अगर मुझे मिल गया तो मैं खुद ही साहूकार बन जाऊंगा। बहुत देर तक कुआं खोदने के बाद भी शंकर के हाथों कुछ नहीं लगता और वो परेशान हो जाता है। हाँ, ये क्या, लगभग 10 हाथ गहरा खोदा है कुआं, फिर भी कुछ नहीं दिख रहा। अब तो सूर्योदय भी होने को है, किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सुबह सोमनाथ लंगड़ते हुए कुदाल लेके खेत पहुंचता है। कुछ तो करना होगा। कुआं खोदने की थोड़ी थोड़ी कोशिश करता हूँ। सोमनाथ जैसे ही कुएं के पास आता है वो दंग रह जाता है। अरे ये क्या, ये किसने खोदा? खोदा हुआ कुआं पानी से भरा देख सोमनाथ खुश हो गया, लेकिन तभी उसे सुरेंद्र की बताई बात याद आई। ये क्या हो गया, सुरेंद्र ने तो मुझे कुआं खोदने से मना किया था। उसी दिन सोमनाथ डाकिये के द्वारा सुरेंद्र को चिट्ठी लिख के यहाँ की हकीकत बयां करता है, और अब आगे क्या करना है पूछ लेता है। बेटा, यह चमत्कार हो गया है। तुमने मुझे कुआं खोदने से मना किया था, लेकिन एक रात किसी ने हमारा कुआं काफी गहराई तक खोद दिया और अब कुआं पानी से भर गया है। अब मैं क्या करूं? हाँ, मुझे पता था पिताजी। गांव में एक कान की खबर दूसरे कान तक पहुंचने में देर नहीं लगती। सुरेंद्र तुरंत सोमनाथ को जवाब लिखता है। पिताजी, अब आप मनचाही सब्जियां बोइए। इतनी दूर से मैं आपके लिए बस इतना ही कर सकता था। सुना तुमने तुम्हारे बेटे ने क्या लिखा है? मनचाही सब्जियां बो। वाह भाई वाह, उधर शहर में बैठ के यहाँ बाप के लिए कुआं खुदवाया, वो भी मुफ्त। बेटा हो तो ऐसा।